नमस्कार। स्वागत है आपका कहानी गोल्ड चैनल में। आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लेखक, कहानीकार और विशेष रूप से लघु कथा लेखक के रूप में जाने जाने वाले कमल चोपड़ा जी ने। दोस्तों, कमल चोपड़ा जी हिंदी की समकालीन लघु कथा विधा को समृद्ध करने वाले प्रमुख रचनाकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। वर्तमान में वो स्वतंत्र लेखन में संलग्न है। आइए सुनते हैं उन्हीं की लिखी कहानी मुद्दा। इससे गिरी हुई हरकत और क्या होगी। बेटी की उम्र की बच्ची के साथ रंगे हाथों वह पकड़ा गया। घोर कलयुग है, वरना सूरज टूटकर गिर जाता या धरती फट जाती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आग किसी तेज गति से फैल गई थी वह खबर झुग्गी बस्ती में। पिनपिनाते बच्चों, आवारा लड़कों, कड़कड़ाती औरतों और वाही तबाही बकते बूढ़े बूढ़ियों की अच्छी खासी भीड़ जुटाई थी वहां। दूसरों के झमेलों में झांककर मजा लेने का मौका चूकना नहीं चाहती थी आसपास की झुग्गियों में रहने वाली औरतें। कुछ औरतें आवाक थी, डरी सहमी, और कुछ तैश में आकर आपे से बाहर हुई जा रही थीं। बस्ती के लौंडे लफंगों को भी हीरो बनने का जैसे मौका मिल गया था। ये साला प्रधान है या हैवान? इस साले को तो चौराहे पर नंगा करके गोली मार देनी चाहिए। कोई ना कोई तमाशा होता है रोज बस्ती में। कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, किसके संबंध किसके साथ हैं, हमेशा शक की निगाह रहती है लोगों की एक दूसरे पर। जहां भी दो औरतें मिलती, तीसरी के बारे में बातें करने लगती, उसे बदचलन सिद्ध करती और फिस फिस करके हंसती। जाने क्यों अपनी तकलीफें भूलकर दूसरों में इतनी दिलचस्पी लेती। बिन्नी के पड़ोस में अभी कल ही तो ड्रामा हुआ था। उनके पड़ोस में रहने वाली दमयंती के घर उसका कोई चचेरा भाई मिलने आया था। थोड़ी देर बैठकर चला गया। उसके जाने के बाद बस्ती के लफंगे लगे उसकी झुग्गी के चक्कर काटने, लगे दमयंती को छेड़ने। अब तो घर पर ही आने लगे। हमारे होते बाहर से लौंडे बुलाने की क्या जरूरत है। आसपास की औरतें भी उसे बुरा भला कहने लगी। दमयंती भी ठहरी मुंह फट, किसी से दबने वाली नहीं थी। कुछ वह पहले से ही बदनाम है और कुछ वह औरों के मुकाबले साफ सुथरी और बंठन कर रहती है। जवाब में उसने भी खरी खरी सुनाई। जो किसी पर गलत और गंदा इल्जाम लगाता है वही गंदा होता है, वही गंदा जिसकी जुबान गंदी। अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो गया था और आज ये बखेड़ा हो गया। कहाँ मासूम बच्ची और कहाँ झुग्गियों का प्रधान। बुरी तरह फंस जाने के बावजूद झुंझलाता हुआ ऐठ रहा था किशन प्रधान। इतना घटिया इल्जाम मैंने कुछ किया भी है? ऐसा सोचना भी पाप है मेरे लिए। तो ऐसी नीच हरकत मैं करूंगा? मेरी उम्र तो देखो, चिन्नी से बड़ी तो घर में मेरे बेटियां हैं। लोग मुझे किशन प्रधान कहते हैं। एक एक की मदद की है मैंने, और मैं ऐसा काम करूंगा? खबरदार अगर किसी ने मुझे गाली दी, हाथ लगाया तो सब जानते हैं मैं पांडे जी का खास बंदा हूं। मेरी पहुंच ऊपर तक है। पीछे से आवाजें आ रही थीं। चोरी ऊपर से सीना जोरी। प्रधान हो या कोई और, अब चाहे पांडे जी का बाप, पाप तो पाप है। पांडे के नाम पर डर के बैठ जाएं, बच्चियों की इज्जत लुटने दें। धूप चढ़ती जा रही थी, जानते हुए भी कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। वह फंस चुका है। वह झुंझलाया। मुझ पर यह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। पहले इन्हीं झुग्गियों में रहता था किशन। राजनीति में पढ़कर कुछ ही दिनों में उसने ड्रीमलैंड सोसाइटी में अपना फ्लैट ले लिया था और वह शान से रहने लगा था।
अपनी झुग्गी जिसकी दीवारें और छत उसने पक्की करवा ली थी और पार्टी का झंडा लहराता रहता था, को उसने चुनाव कार्यालय में बदल लिया था। अब किशन इन झुग्गियों में चुनाव के दिनों में ही नजर आता था। भीड़ में खड़े काले मसूड़ों और पीले दांतों वाले चंदू पर किशन की नजर पड़ी तो समझ गया वह, एसी की कारस्तानी है यह। चंदू खिलखिला रहा था, तड़प कर रह गया। किशन अपनी ही पार्टी के वर्कर चंदू को अपने विरोध में खड़ा देखकर हैरान था। इतने साल मिलकर काम किया, आज एकाएक दुश्मन बनकर सामने आ डटा। पांडे जी ने खुद बसाई थी ये झुग्गियां, उनकी पार्टी का गढ़ है ये बस्ती। घर में रखी वोटों की गड्डियों से भरी हुई तिजोरी की इस तरह उनके इस वोट बैंक में विपक्ष अभी तक सेंध नहीं लगा पाया था। लेकिन आज आपसी फूट का पांडे जी को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। खून खौलकर रह गया किशन का। जाकर चंदू की गर्दन पकड़ ले, उसका मन हुआ, लेकिन मामला बहुत नाजुक है, वह भी एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का। जाने कैसे उसने अपने आप पर काबू पाया। तबीयत खराब होने की वजह से अपनी झुग्गी में लेटी चिन्नी की मां घटना की खबर पाते ही दौड़ती चली आई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह बेहद घबराई हुई थी। उसका सांस फूला हुआ था। भीड़ में घिरी रोती हुई अपनी बच्ची पर नजर पड़ते ही उसकी भी रुलाई फूट पड़ी थी। चिन्नी के पास पहुंचते ही वह उसके सिर, पेट, छाती और पीठ को अपने हाथों से छूकर उसकी सलामती की टोह लेने लगी थी। कलपते, कोसते और रोते श्रापते हुए एक बार की चिन्नी की मां ने वहां जमा तमाशाइयों के कलेजों को थर्रा दिया था। किसी औरत पर हाथ डालता तो बात समझ में आती, पर 9 साल की बच्ची, थोड़ा बहुत तो दरिंदे भी देख सोच लेते हैं। एकाएक टूट पड़ी इस आफत को मां झेल नहीं पा रही थी। हमदर्दी दिखाती भीड़ जैसे उन्हें लगातार नंगा किए दे रही हो। मां की घबराहट, बेचैनी और रोना देखकर चिन्नी एकदम चुप लगा गई थी। समझने की कोशिश कर रही हो जैसे कि क्या हुआ। तरह तरह के उल्टे सीधे प्रश्न पर प्रश्न पूछ रही थी चिन्नी से वहां जमा औरतें। चिन्नी का हाथ पकड़कर मां उसे अपनी झुग्गी की ओर लेकर चल दी, अपने पंखों में दुबकाकर सुरक्षा देते हुए किसी पक्षी की तरह। झुग्गी नजदीक ही थी। झुग्गी पर पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर से हंसी मजाक, ताने फिक्रे और बातें बनाती औरतों की आवाजें आ रही थीं। इसी बात का डर था चिन्नी की मां को। पहले कभी भी जब वह कहीं बच्चियों के साथ हुए कुकर्म की बात सुन लेती थी तो उसकी आत्मा दहल कर रह जाती। चिन्नी के बापू के गुजर जाने के बाद तो वह अपने आप को और चिन्नी को और भी कमजोर और असुरक्षित सा महसूस करने लगी थी। चिन्नी को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहती थी वह, पर गंदे जमाने, बिगड़े माहौल, बुरे वक्त और कुछ लोगों की बातों से डरकर उसने स्कूल से हटाकर अपने साथ काम पर ले जाना शुरू कर दिया। 2-3 कोठियों का काम पकड़ रखा था चिन्नी की मां ने। चिन्नी उसका हाथ बटा देती। खांसी जुकाम तो लगा ही रहता था चिन्नी की मां को। उस दिन मालकिन ने उसे खांसते देखा तो जोर दिया कि वह गुलाबी बाग चेस्ट क्लिनिक में जाकर अपना चेकअप करवाए। कोई बीमारी निकली तो इलाज विलाज वहां सब फ्री में हो जाएगा। एक्सरे और खून थूक की जांच हुई तो पता चला कि उसको तो टीबी है, इसलिए उसे रोज रोज बुखार सा बना रहता था। टहल कर रह गई वह, अपनी बजाय उसे चिन्नी की चिंता अधिक थी। इलाज तो शुरू हो गया पर मालकिन ने साफ जवाब दे दिया, हमारे घर भी बीमारी फैल सकती है। हिसाब लेकर चुपचाप लौट आई वह। ऐसी स्थिति में मालकिन की जगह वह खुद होती तो शायद वह भी यही करती। उसकी बीमारी उससे चिन्नी को न लग जाए, वह खुद इस चिंता में है। तो मालिकों के घर भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बीमारी लग गई तो काम का क्या है, 50 मिल जाएंगे। बीमारी ठीक हो जाए, काम करने को उम्र पड़ी है। वैसे भी अभी दूसरे घर का काम उसके हाथ में था, जहां उसने चिन्नी को अकेले ही भेजना शुरू कर दिया था। 2 वक्त कोठी की साफ सफाई, टोकरा भर बर्तन, तड़प कर रह जाती चिन्नी की मां। जब तक चिन्नी काम पर से लौट ना आती तब तक उसके दिलो दिमाग पर कोई सांप दांत गड़ाए रहता।
आज थोड़ी ही देर के लिए बाहर निकली थी चिन्नी और यह कांड हो गया। बेहद डरी हुई थी चिन्नी। अभी तो माँ रो रही है, चुप होगी तो बुरी तरह पीटेगी उसे। उसने किया ही क्या है, उसका कसूर ही क्या है। झुग्गी में आकर माँ ने भी चिन्नी से वही प्रश्न पूछे थे जो बाहर लोग पूछ रहे थे। क्या क्या किया था किशन प्रधान ने, कहाँ से पकड़ा था, कपड़े उतारे थे। उसके मना करने के बावजूद कि कुछ भी तो नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन बार बार पूछा जा रहा था। 9 साल की है वह, सब समझती है वह, क्या होता है गंदा काम। बल्कि उसे तो पिछले साल ही पता चल गया था जब वह 8 साल की थी। पीछे की झुग्गियों में रहने वाली चिन्नी की सहेली नीतू ने खेलते खेलते अचानक ही एक दिन चिन्नी से पूछ लिया, तू जानती है बड़े होकर आदमी लोग औरतों के साथ क्या करते हैं? चिन्नी ने कंधे उचकाकर मुंह बिचका दिया। क्या? उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए मीतू बोली, चल मैं दिखाती हूं। झुग्गी बस्ती के पश्चिम में एक पावर सब स्टेशन था, जिसके पिछली दीवार से हटकर कुछ झुग्गियां थीं। उनमें से एक झुग्गी मिस्त्री मोहनलाल की भी थी, जो कि स्टील के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसकी झुग्गी बांस और लकड़ी की छोटी छोटी फट्टियों से बनी हुई थी। बरसात से बचने के लिए झुग्गी की छत पर काली सी तिरपाल डाल रखी थी। पावर सब स्टेशन और झुग्गी के पीछे थोड़ी सी जगह खाली थी, लेकिन इधर से किसी का आना जाना नहीं था। झुग्गी के पिछवाड़े से लकड़ी की फट्टी एक जगह से थोड़ी सी टूटी हुई थी, जिसमें से झांकने पर अंदर का सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था। शाम का वक्त था, धूप ढल चुकी थी। झुग्गी के पिछवाड़े जाकर मीतू और चिन्नी बारी बारी से अंदर झांकने लगी थी। मिस्त्री मोहनलाल अभी काम से नहीं लौटा था। मिस्त्री की बीवी उनसे बेखबर अपने काम में जुटी हुई थी। शायद वह फटे हुए कपड़े में टाके लगा रही थी। झुग्गी में अभी भी दिन की रोशनी बाकी थी। शाम 5:45 बजे अपनी ड्यूटी खत्म कर मिस्त्री मोहनलाल आया। आते ही उसने अपने कपड़े उतारे, बीवी को खींचकर नीचे लिटाया और दबोच लिया। मीतू ने चिन्नी से फुसफुसाते हुए कहा, देख देख। चिन्नी की छोटी छोटी आंखें फैलकर चौड़ी हो गई थी। सांस रोककर देख रही थी वह। हैरान थी वह, इस आदमी को हो क्या गया है? पागलपन का कोई भूत सवार हो गया है क्या इस पर? औरत भी चीख चिल्ला नहीं रही, जबकि वो आदमी उसे काट रहा है। ज्यादा देर तक अंदर के दृश्य नहीं देख पाई चिन्नी। डर के मारे थरथर कांपने लगी वह। एकाएक वह पीछे हटी और गिरती पड़ती भाग खड़ी हुई। पीछे पीछे मीतू भी भागी आ रही थी। काफी दूर जाकर रुकी। सहमी शर्माई सी उसने खुले हुए मुंह पर हाथ रखा हुआ था। चिन्नी थरथरा रही थी, जैसे कोई जुर्म करते पकड़ी गई हो। तभी तो बस्ती के लड़के रोज इधर उधर ताक झाक करते रहते हैं। रोज लड़ाइयां होती हैं। लड़के तो शर्माते भी नहीं, हंसते चिढ़ाते सीटी बजाते भाग जाते हैं। सारे लड़के ही बिगड़े हुए हैं बस्ती के तो। तभी तो माँ मना करती है, लड़कों के साथ मत खेला कर, कहीं अकेली मत जाया कर। ठीक ही तो कहती हैं माँ, पता नहीं कब किसके सिर पर भूत सवार हो जाए। चिन्नी को लग रहा था जैसे कोई बिफरा हुआ सांड उसे अपने पैरों तले रौंदने के लिए उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। अचानक मीतू ने पूछा, क्या हुआ? अच्छा चल गुड़िया गुड़िया खेलते हैं। मुंह बिचकाकर कूदती फांदती हुई चिन्नी घर की ओर दौड़ गई। चिन्नी का मन होता कि वह भी लड़कों की तरह निश्चिंत होकर बैट बॉल खेले, साइकिल चलाए, जोर जोर से सीटी बजाए, शोर मचाए, किसी के पीछे दबे पांव जाकर अचानक हाव करके उसे डरा दे। यूं ही घूम घूम कर पूरा शहर देखे, जोर जोर से गाना गाए। वह कुछ भी करती, माँ उसे डांटने लगती, वह सिसकने लगती, इससे अच्छा मुझे ट्रंक में बंद कर दो। अभी कुछ ही दिन पहले वह झुग्गी के दरवाजे पर बैठी गाना गा रही थी। कुड़ी कवारी तेरे पीछे पीछे,
जाता कहाँ है सोनिया। ऊपर से माँ आ गई, छड़ी उठाई और पीटने लगी। मार मार कर खाल उधेड़ दी। पीट पीट कर थक गई तो हाफते हुए माँ गालियां बकने लगी। बिगड़ रही है तू। चिन्नी पूछना चाह रही थी कि गाना इतना बुरी बात है तो शादी ब्याह भजन कीर्तन हर जगह क्यों गाते बजाते हैं लोग। गाना भी नहीं गा सकती मैं। रोने को हो आई थी चिन्नी। आज बापू होते तो शायद माँ इतनी चिड़चिड़ी ना होती। बस्ती के पास गुजर रहे तारों पर कुंडी डालकर लाइट खींच रखी थी झुग्गी वालों ने। उस दिन चिन्नी का बापू शिवराम लौटा तो झुग्गी में अंधेरा था। आज दिन में चली तेज आंधी से शायद हिल गया था उसका वह कुंडी कनेक्शन। आते ही उसमें तार फिर से फेंकी, पर तार अटकी नहीं। खींचकर वह खंबे पर चढ़ गया। स्पार्किंग हुई खंबे पर और अगले ही क्षण करंट का झटका खाकर वह नीचे आ गिरा और वहीं दम तोड़ दिया उसने। हमेशा के लिए अंधेरा हो गया चिन्नी की माँ की जिंदगी में। माँ की करुण चीख पुकार से बस्ती थर्रा कर रह गई। शिवराम की सुध लेने की बजाय बस्ती वाले अपने चोरी के कनेक्शन हटाने के लिए तारे वापस खींचने लगे। दुर्घटना हुई है, पुलिस वाले, बिजली वाले और जाने कौन कौन आएंगे। बस्ती में अंधेरा छा गया। जान पहचान वालों ने आकर रोती कुरलाती चिन्नी की माँ को समझाया, जितनी जल्दी हो सके शिवराम का दाह संस्कार कर देना चाहिए। पुलिस आ गई तो लाश अपने कब्जे में कर लेगी। पोस्टमार्टम होगा, कल छुट्टी है, उधर लाश सड़ती रहेगी। जाने वाला तो चला गया, पीछे वालों के लिए कैसे कैसे पेचीदा पचड़े पड़ जाएंगे। पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। रात के अभी 10 भी नहीं बजे थे कि वे दाह संस्कार करके लौट भी आए थे। जैसे तैसे पाल रही थी वह चिन्नी को। आंखों में आंसू थे माँ के। अभी तो वह जिंदा है तब यह हाल है। बीमार बीमार रहती है वह। कल अगर उसे कुछ हो गया तो चौराहे पर पड़े लावारिस मांस की बोटियों की तरह हो जाएगी उसकी बेटी की हालत। तड़फड़ा रही थी माँ। हैरान थी चिन्नी। आज रोए चली जा रही है माँ। और दिन तो गलती किसी की भी हो आकर उसे धुन देती थी। उस दिन पानी लेकर लौट रही थी वह, तभी 14-15 साल के एक लड़के ने उसे छेड़ दिया। आय हाय उर्मिला मातोंडकर, तू मातोंडकर और तेरी माँ मातोंडकर। और चिन्नी ने उसके पत्थर उठा के दे मारा। माथे पर घूमड़ पड़ गया लड़के के। रोता चिल्लाता भाग गया वह। थोड़ी देर बाद उस लड़के की माँ उनकी झुग्गी पर शिकायत करने आ पहुंची। गज्जब, लड़की होके सर फोड़ दिया छोरे का। चिन्नी चीखी, पहले उसने मुझे छेड़ा क्यों? उनके जाने के बाद माँ ने चिन्नी को खूब पीटा। लड़की होके तू जरा जरा सी बात पे बखेड़ा खड़ा करेगी? लड़की है तुम, चुप करके चले आना चाहिए था तुम्हें। हैरान सी आंखें चौड़ी करके देखा था माँ को। क्यों? हैरान थी चिन्नी आज। इतनी बड़ी बात हो गई पर माँ ने ना तो उसे पीटा है न डांटा डपटा है। आज माँ उसे जान से ही मार देगी। या माँ सुधर गई हैं। रह रह के माँ के हौल उठ रहे थे। बाहर बकायदा नारेबाजी शुरू हो गई थी। किशन प्रधान हाय हाय, बच्चियों की इज्जत करे खराब, काटो साले को, करो हिसाब, बलात्कारी बना प्रधान, जान ले अब सारा जहान। आसपास की औरतें जलते हुए चूल्हे, भूख से रोते बच्चे, बिखरे हुए बर्तन और अपनी झुग्गियों के दरवाजे खुले छोड़कर उनकी झुग्गी के बाहर जमा होकर बातें बनाने लगी थी। मर्द की तो खैर जात ही ऐसी है। मैं पूछूं कि चिन्नी उसके दफ्तर में करने क्या गई थी? कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो क्या बच्ची रोएगी चीखेगी नहीं? किसी ने चिन्नी की आवाज सुनी? आग लग गई है दुनिया के। भड़ाक से दरवाजा खोला चिन्नी ने। किसके आग लगी है? मैंने किया ही क्या है? कुछ हुआ भी है? काली ठिगनी और चालाक औरतें, अब कब्र में पांव लटकाए बूढ़ियों ने अपने अपने चेहरों की रंगत बदलने की कोशिश की।
लेकिन खिसिया कर रह गई। चिन्नी चीखी। रंजू कह रही थी चुनाव होने वाले हैं, स्टिकर और कमीज पर लगने वाले बिल्ले मिल रहे हैं, वही लेने गई थी मैं, किशन चाचा की झुग्गी पर। वो बोले अगले हफ्ते आएंगे। वापस निकल रही थी झुग्गी से कि बस चंदू ने शोर मचा दिया। तमाशा देखने आई औरतों को पीछे हटाते हुए पड़ोस में रहने वाली दमयंती ने झुग्गी के अंदर आकर दरवाजा भिड़ा दिया। उसे आया देखकर चिन्नी की मां का कलेजा धड़कने लगा। पतली सावली तेज तर्रार और मुंहफट औरत थी दमयंती। उसका पति एक प्राइवेट दफ्तर में चपरासी था। उसकी हमदर्दी चिन्नी की मां को अच्छी नहीं लग रही थी, पर वह उसे हौसला दे रही थी। कोई कब तक भेड़ियों के डर से बच्चियों को घर में दबाकर छिपा कर रखे। जमाना ही कुत्ते भेड़ियों का है। थोड़ी देर पहले लोग कह रहे थे पुलिस को बुलाओ, लेकिन उससे पहले उस मुजरिम किशन ने खुद मोबाइल पे फोन करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई और उल्टा किशन की हिफाजत में जुट गई। लोगों को पीछे हटाया और दूसरी तरफ से उसे निकालकर बड़ी शान से उसे जीप में बैठाया और साथ ले गई। मातम छा गया था झुग्गी में। बाहर से नारों का तेज शोर आ रहा था। हर वक्त मौत मुसीबत मंडराती है मां के सिर पर। एक तो बेटी, ऊपर से सर पर बाप का साया नहीं। कब कौन हाक ले जाए या हलाल कर दे। खैर मनाने के सिवाय करे क्या बच्ची की मां। झुग्गी के बाहर जमा भीड़ को पीछे हटाता एक पुलिसिया दरवाजे पर आया। उसके हाथ में कुछ कागज और एक फाइल थी। झुग्गी के अंदर दाखिल होने के लिए उसे काफी झुकना पड़ा। उसे आया देखकर चिन्नी और उसकी मां का सांस सूख गया, चेहरा पीला जर्द हो गया। थाने चलो, बयान लेना है थारा। चिन्नी की मां की आवाज ही नहीं निकली, पर दमयंती पुलिसियों को कड़क कर पड़ गई। क्यों चले थाने? हमने क्या किया? किस बात का बयान? किसी ने कुछ नहीं किया। लड़की बिल्ले लेने गई थी, अभी झुग्गी के दरवाजे पर ही थी। शरारती लोगों ने खामखा बात उड़ा दी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप जबरदस्ती मत कीजिए। ऐसी औरत शायद पहली बार देखी थी पुलिसिये ने, जो उसकी खाकी रौब से जरा भी नहीं डर रही थी। खा जाने वाली नजरों से देखा दमयंती को, फिर एकाएक पैतरा बदला। देखो भाई, आप लोगों को उस राक्षस के खिलाफ बयान देना चाहिए। नाते व साहब बच जावेगा। जनता भी भड़क रही से, उसे भी शांत करना से। यूं ही छुट्टा घूमता फिरेगा साला। थारी खातरी ते हम लड़ रहे से। कुछ नहीं सूझ रहा था चिन्नी की मां को। एकदम सुन्न पत्थर सी बनी बैठी थी वह। जवाब दमयंती नहीं दिया। बच्ची की जो बदनामी होगी वह। जब वह लड़की कह रही है कुछ हुआ ही नहीं, तो हम झूठा बयान क्यों दें? अपने पांव पर कुल्हाड़ी आप मार लें, पर वो बलात्कारी कह दिया हमें नहीं पता। एकाएक फिर पैतरा बदला पुलिसिये ने। अरे नाराज क्यों हो वो सो? थारी खातर त लड़ रहे से हम, और आप समझ ही ना रहे। चलो न्यू करो, आप किशन प्रधान के खिलाफ बयान दे दो। मैं तुमने 5,000 रुपए नगद अभी दे देता हूं। चाहे तुम इसे हरजाना समझ लो या जो थारी मर्जी। थारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, गारंटी मेरी। कहानी हम लिख लेंगे, बल्कि कहानी तो पहले से तैयार है, बस तुम उस पर दस्तखत कर देना। किसी साजिश के तहत हो रहा है यह सब, उनके लिए समझना कठिन नहीं था। बाहर नारों का शोर कुछ कम हो गया था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। शाम जल्दी घिराई थी। झुग्गी में कुछ अंधेरा सा हो गया था। एकाएक फीका और फुसफुसा सा ठहाका मारते हुए दमयंती ने रंग बदला। 5,000 अभी दे देंगे? फिर तो मजे हो गए हमारे। कर देते हैं दस्तखत, पर पल्ले से 5,000 रुपया लगाकर आपको क्या फायदा? फटी आंखों से देखती रह गई चिन्नी की मां। यह क्या नाटक चल रहा है उसकी झुग्गी में? ये कौन है फैसला करने वाले? बेहद डरी सहमी और सिकुड़ी सी बैठी थी चिन्नी। लगभग फुसफुसाते हुए पुलिसिया बोला, मारी छोड़ो, 5,000 लगाए। मारी छोड़ो, 5,000 लगाए तो कमा भी लेंगे। मोटी मुर्गी फंसी से पिंड छुड़ाने के लिए कुछ तो पल्ला झाड़ेगा ही।
पाछले चुनाव में भतेरा कमाया साले ने। चुनाव के दौरान शर्ट, साड़ियां, बिल्लें और वोटरों की पर्चियां, और चुनाव से एक दिन पहले शराब की बोतलें बांटने के लिए इलाके के विधायक पांडे जी से साले को भतेरा पैसा मिला था। साले ने थोड़ा बहुत बांटा, बाकी खुद डकार गया। चंदू अपने यार से भी पिछले चुनाव में बहुत काम लिया था, पर इस किशन ने धेला भी उसके हाथ लगने नहीं दिया। अपनी जेबें भर ली। पिछले चुनाव से ही खार खाए बैठा है चंदू। अब फिर चुनाव आने वाले हैं, अब फिर पैसा बरसेगा। 2-4 दिन में झुग्गियों के प्रधान का फैसला होने वाला है। बच्ची के साथ बलात्कार करने के चक्कर में किशन तो बदनाम हो जाएगा। चंदू भी प्रधानी का दावेदार है, बल्कि वो ही प्रधान बनेगा। चंदू की तो चांदी हो जाएगी। चुनाव में कपड़े और शराब बांटने के लिए इसे भी माल मिलेगा। उसमें से चंदू भी अपनी जेबें भर लेगा। यो सारा बखेड़ा किशन को बदनाम करने, खुद माल डकारने के लिए खड़ा किया जा रहा है। दमयंती की आंखों में खून उतर आया था। उसके सामने राजनीति, पुलिस, कानून, पैसे का क्रूर भयावह नंगा नाच चल रहा था। बादलों की तेज गड़गड़ाहट से उनका दिल दहल उठा था। बरसात होगी तो बाहर कीचड़ ही कीचड़ भर जाएगा। बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पानी झुग्गी में घुसाया तो सामान तो खराब होगा ही, जीना भी दूभर हो जाएगा। दूसरी पार्टी वालों से भी तुम फायदा उठा सकते हो, उन्हें भी तो मुद्दा चाहिए। थोड़ी सी बदनामी पर फायदा ही फायदा। तो ठीक से ना, मैं मन मुताबिक कहानी लिख लेता हूं, आप दस्तखत कर देना। भड़क कर पड़ गई दमयंती। हमें नहीं लिखवानी रिपोर्ट, जो हुआ वही बयान देंगे। हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? बच्ची की जो बदनामी होगी उसका क्या होगा? बदनामी तो यूं भी होगी, थोड़ी और हो लेगी। 5,000 कम नहीं होते। अपनी ही बहन बेटी के नाम से लिख लो ना रिपोर्ट। आपके घर में भी बहन बेटी तो होगी। पूछ पर लात पड़ गई जैसे उसके। तेरी तो मैं मां की। मैं शरीफों की तरह पेश आने लग रहा हूं, और तुम दोनों तीनों को पकड़कर अंदर बंद कर दूंगा। 4 गवाह खड़े करके केस बना दूंगा। ये औरतें बच्ची से धंधा करवाती हैं, मेरा क्या पाड़ लोगे? मशीन गन से कई गोलियां एक साथ दाग दी हों उनके जैसे किसी ने। मां एकदम लहूलुहान और शत विशत हो आई थी। एकाएक मां चीख पड़ी, निकल जाओ यहां से, जाति करेगा तो तेरी शिकायत ऊपर कर देंगे। बाहर पब्लिक है, गुंडागर्दी कैसे कर सकता है? किलस कर रह गया पुलिसिया, फिर फनफनाता हुआ पैर पटक कर बाहर निकल गया। संयत होने में थोड़ा वक्त लगा था उन्हें। पुलिसिये को झाड़कर भगा दिया। ऐसी हिम्मत तो नहीं थी उसमें। ऐन वक्त पर दमयंती ने आकर उसे हिम्मत और सहारा दिया। दमयंती जिसे बस्ती वाले बदचलन औरत समझते हैं, कितनी साफ और सुलझी हुई औरत है वह। बदनामी का खंजर अब भी मां के कलेजे में जैसे धंसा हुआ था। क्या होगा, कैसे जिएंगे? दमयंती ने धीरे से कहा, जाना कहाँ है, लोगों की क्या परवाह करना। जो दूसरे पर कीचड़ उछालेगा उसके अपने हाथ भी तो गंदे होंगे। लोग तो मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं निर्दोष और स्वच्छ हूं। दुनिया में कुत्ते बहुत हो गए हैं, तो क्या जीना छोड़ दें? इस डर से कि कुत्ता काट लेगा, उसे दुत्कारना छोड़ दें? चिन्नी झुग्गी के कोने में एकदम डरी सहमी सिकुड़ी हुई सी पड़ी थी। उसकी आंखें डर से पत्थर हो गई थीं। बाहर का अंधेरा काला घना और शांत था। दिन भर हो हल्ला करने वाले आसपास के लोग अपनी अपनी झुग्गियों पर लौट चुके थे। इत्मीनान था उन्हें मुजरिम को पुलिस पकड़ ले गई है, उसे तो दंड मिलेगा ही। इक्का दुक्का लोग थाने तक भी जाकर लौट आए थे। पता चला किशन थाने में ही है। हंसी मजाक और चाय नाश्ते के साथ साथ पूछताछ चल रही है। बस्ती का खदबदाता माहौल बदस्तूर चलने लगा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गलियों में एक दूसरे से लड़ लड़कर लहूलुहान होते कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। आज मां ने चूल्हा भी नहीं जलाया था। उसकी आंखें एकदम लाल अंगारे जैसी थीं। अभी थोड़ी ही देर हुई थी
कि झुग्गी के बाहर उन्हें कुछ शोर सा सुनाई दिया। झुग्गी का दरवाजा खटका। न चाहते हुए माँ को खोलना पड़ा। 10-15 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। झक सफेद कुर्ते पजामे वाली एक भारी भरकम काया हाथ जोड़कर आगे बढ़ी। पीछे से आवाज आई, ये तिवारी जी हैं, विपक्ष के नेता। अपने चेहरे पर गदगद भाव छिपाकर मायूसी सी लाकर कहा, आपकी बच्ची के साथ जो हुआ हमें अफसोस है। आपके साथ हमदर्दी है हमें। आपकी बच्ची हमारी बच्ची, हम छोड़ेंगे नहीं मुजरिम को। तन मन से आपके साथ हैं हम। आप पीछे मत हटना, हम मामले को बहुत आगे तक ले जाएंगे। मारे गुस्से के मां कांपने लगी थी। गला सूख गया था। वह मुश्किल बोल पाई, कुछ भी तो नहीं हुआ मेरी बच्ची के साथ, फिर हम बात क्यों बढ़ाएं? कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बच्ची की जान छोड़िए। भारी भरकम काया वाले की भी जैसे पूंछ पर लात पड़ गई। ऐसे कैसे छोड़ दें? आपकी बेटी हमारे लिए एक मुद्दा है। आने वाले चुनाव के लिए यूं भी हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। हम इसी को मुद्दा बनाएंगे। बच्चियों के साथ बढ़ते बलात्कार और बिगड़ती कानून व्यवस्था, यह मुद्दा। हमें पता है आप बदनामी के डर से मामले को छिपाना चाहते हैं, पर हम दूसरी पार्टी वालों के कारनामे जनता के सामने रखेंगे। हमने मीडिया वालों को भी फोन कर दिया है, कैमरे लेकर आते ही होंगे। तड़प कर रह गई थी मां। दमयंती और आसपास के 2-4 लोगों ने भी कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो? नहीं हुआ तो भी मामले की जांच तो होनी चाहिए। बच्ची की मेडिकल जांच से सब पता चल जाएगा कुछ हुआ है या नहीं। हमने ऊपर तक फोन कर दिए हैं। बड़े थाने से दल बल के साथ आती होगी पुलिस। मीडिया और पुलिस वाले आ पहुंचे थे। खतरे में बच्चियां हमारी हैं। पांडे की पार्टी बलात्कारी है। आसमान नारों से गूंजने लगा था। मारे डर, घबराहट, गुस्से और दहशत के चिन्नी थरथरा रही थी। उसे चक्कर आने लगे थे और वह गिर पड़ने को हो रही थी तो एक पुलिस वाले उसकी ओर लपके। बच्ची की ये हालत है और आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं? और वे बच्ची को जांच के लिए लेकर चल पड़े। पीछे रोती कुरलाती मां चली आ रही थी, जैसे उसकी बच्ची को जिबह करने के लिए ले जाया जा रहा हो। पीछे पीछे हो हल्ला करती हुई भीड़ चली आ रही थी। गिरती पड़ती बेहाल मां चीखी, कुत्तों कमीनों, ये क्या जबरदस्ती है? जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है सबके सामने। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य जगत के वरिष्ठ लेखक कमल चोपड़ा जी की लिखी कहानी मुद्दा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।